सोचिए, आप बारी बारी से सांस ले रहे हैं और हर सांस जमी हुई हवा को चबा कर निकाल रही है। ठंडी हवा आंखों में जैसे छोटे कांटों की तरह चुभ रही है। आपके कपड़े भारी हैं, जांघों में दर्द है। आपका नाम आपने खुद को कब से नहीं बोला। आप धीरे धीरे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यादें पानी की तरह फिसलती हैं। सामने पेड़ों के बीच में अंधेरी सिलूट हिलती है। कोई आवाज, धीमी, गहरी, जैसे किसी ने दूर से घास पर पंजे रखे हों। आपका दिल जोर से धड़कता है। एक ही ध्वनि बार बार कानों में लौटती है। आप बोलते हुए खुद को रोकते हैं। आपकी जुबान शुष्क है। आप सोचते हैं, चुप रहो, जिंदा रहो। ये आपकी नई सादगी है। यही आपकी ब्रांड मंत्र है, चुप रहो, जिंदा रहो। आपका नाम अरविंद बना लेते हैं। आप अकेले आए थे। आप एक फोटोग्राफर थे कुछ साल पहले। अब आप बस चल रहे हैं। 52 दिनों से ज्यादा का वक्त आप गिनते आए हैं। रोज का काम सिर्फ सांस लेना, पानी ढूंढना और सुनना। पहले दिन से ही पेड़ों के बीच कुछ कलक था। मिट्टी पर गहरे निशान, छोटे छोटे बालों के टुकड़े, जैसे किसी जानवर की खरोंच। आपको पहला निशान तब मिला जब आप सूख चुके नदी किनारे बैठे थे। सुबह की रोशनी नहीं थी, सिर्फ हल्की धुंध। आप उठे और देखा, पैर के पास एक छोटी लोहे की चेन पड़ी थी। उस पर एक टैग था, R07। ये टैग चटकती धूप में चमक रहा था। आप उसे छूते हैं, ठंड आपके हाथों तक उतरती है। चेन का धातु ठंडा, लेकिन टैग पर कुछ उकेरा हुआ था। रानी, एक नाम। आप जरा मुस्कुराए, पर मुस्कान जल्दी थम गई। आपका पेट उभरा, भूख थी। आपको याद आया कि आप पिछले हफ्ते से बस सूखे पत्ते खा रहे हैं और छोटी छोटी कीड़ों के साथ संतोष कर रहे हैं। दिन 4 पर आप एक सुनसान कुटिया देखते हैं। छत आधे ढह चुकी थी। अंदर एक ब्रेक हुआ कैमरा पड़ा था। लेंस टूटा। फोटो पेपर भी मिला। कुछ रंग फीके, पर एक फोटो में एक बच्ची हंस रही थी। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं। फोटो के पीछे एक तारीख, 52 दिन पहले की तारीख। आप अचंभित होते हैं। आप सोचते हैं कि क्या कोई और यहां था? क्या वे भी उसी रास्ते से गुजरे थे? आप फोटो को अपने पेट के ऊपर रखकर सोते हैं। रात ठंडी थी। आपके पास आग नहीं थी। आप सिर्फ अपने कपड़ों से खुद को सेंकते हैं। आप सुनते हैं, पेड़ों पर कहीं कुछ गिरता है। आवाज नहीं, जानवर की थी, पर कुछ और। वो आवाज मानो किसी ने कुछ धीरे से गिराया हो। आप अपने आप से कहते हैं, चुप रहो, जिंदा रहो। यही मंत्र आपके होठों से निकलता है जब डर बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरे हफ्ते में बारिश होती है। बारिश से मिट्टी गीली हो जाती है। आपकी त्वचा पर सीधे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। रात में आप जागते हैं और कपड़ों में पानी भर जाता है। फिर भी आपको उम्मीद दिखती है, बारिश का पानी पीना, नदी का पानी ढूंढना। पर नदी एक दिन सूख पूरी मिलती है। आप अपने हाथ से पानी को पकड़ कर पीते हैं। मिट्टी और छोटे कंकड़ उसमें होते हैं। आप इसे भी पीते हैं क्योंकि विकल्प नहीं है। आप एक टोकरी सी चीज बनाते हैं पत्तों से, ताकि जंगल की तरंगे आप तक सीधे ना पहुंचे। एक दिन आप चैन के निशान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 छुपे हुए पैर के निशान, जो आपके निशान के साथ बैठे हुए मिलते हैं। वो निशान सीधे गुफा की ओर जाते हैं। गुफा में घुसते ही आपको धुआं की महक आती है। वहां एक छोटा सा शरण स्थल था। वहां कुछ पुराने बर्तन, जल चिन्ह और दीवार पर खरोंच। खरोंच के निशान में एक अंक था, 7। फिर वही नंबर, R7। आपके हाथ फिर कांप जाते हैं। आप उस दिन रोते नहीं, पर आपकी कलाई पर नमी महसूस होती है। आप खुद से कहते हैं, किसी ने यहां भीड़ छोड़ी होगी, लेकिन कौन? एक दिन आप दूर से एक आवाज सुनते हैं, मानव आवाज, पर अधूरी। वो किसी काम से बोल रहा था।
आपने छिप कर सुना। आवाज ने कहा, सामान वापस रखो, पहले की तरह नहीं। फिर खामोशी। आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप नहीं दिखते। आपकी आंखें तेज हो जाती हैं। खाने की कमी से आप छिछला हो चुके हैं। गर्मी नहीं, पर आपका दिमाग गर्म है। आपका दिल बार बार बताता है कि कोई है। आप चलते हैं और एक पुराने झाड़ी के पास जाते हैं। वहां छोटे छोटे कंडे पड़े रहते हैं, जैसे किसी ने जाल बदल दिया हो। एक कंडे में बाल और खाल के छोटे टुकड़े टपकते हैं। आप निकलते हैं। आपकी जीभ फिर सूख जाती है। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। हवा में कोई गंध है, खून नहीं, पर कुछ जलती हुई चीजों की गंध, जैसे किसी ने किसी वस्तु को जला दिया हो। आप आंसुओं को रोकते हैं। आप दोबारा कहते हैं, चुप रहो, जिंदा रहो। ये मंत्र अब सिर्फ बचने के लिए नहीं, किसी तरह की मोनोटनस हुक्म सी लगती है जो आपको चलाती रहती है। दिन 23 पर आपकी पीठ पर एक पुरानी चोट का निशान चुभता है। यह निशान उस रात की याद दिलाता है जब सब कुछ बदल गया था। आप धीरे धीरे अपने अतीत की परतें खोलने लगते हैं। आप पेशे से एक वन फोटोग्राफर थे। आप शिकार के खिलाफ थे। आपका काम जंगल की कहानियां बताना था। पर उस नंबर R07 आपको एक कैलिब्रेटेड परियोजना की याद दिलाता है। आप कुछ साल पहले एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में गए थे। वहां ट्रैकों के कॉलर लगाए जाते थे ताजे टाइग्रेस के लिए, उनके मूवमेंट देखने के लिए। आप याद करते हैं कि एक रात आपकी गाड़ी ने कुछ काट दिया था। आप शराब में थे। एक गांव का बच्चा सड़क पर सो रहा था और आपकी कार ने उसे टक्कर मारी थी। आपने ब्रेक किया, पर उस रात आप भाग गए। पसीना आपको फिर से आता है। आप पेट पर हाथ रखकर बैठते हैं। आप खुद को दोषी पाते हैं। आपने कई रातें सोई नहीं। ये दोष अब आपके साथ जंगल के हर कदम पर बैठा है। इसलिए आप यहां आए, बचा पाना, सजा पाने। आप खुद नहीं जानते थे, पर आप जानते थे कि कुछ खत्म करना है। रात 29 पर कुछ अलग होता है। आप गुफा के बाहर रहते हुए एक छोटा सा मंदिर देखते हैं। पेड़ों के बीच एक चट्टान पर बांधी गई एक रस्सी और उस पर छोटे छोटे खिलौने। ये खिलौने पुराने थे, मिट्टी से ढके। एक टूटा हुआ खिलौना, वही बच्ची जिसकी तस्वीर आपने देखी थी। उसकी आंखें मिट्टी से भर गई थी। आप उसे उठाते हैं, हाथ थरथराते हैं। उसके कपड़ों पर एक नाम लिखा था, रानी। वही नाम जो टैग पर था। आप अचानक याद करते हैं वो रात जब आप कार से भागे थे। गांव में रानी थी। उसकी हंसी आप सुनते थे बाजार में। आपने उसे देखा था, पर आपने नहीं रोका। आप पलके बंद कर लेते हैं। अब आप समझते हैं कि ये पूरा जंगल आपकी सजा है। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ प्यास और ठंड नहीं, ये चेहरे हैं उन आंखों का जो आपसे अब तक जवाब मांगती रहीं। आप रात में उस खिलौने को गले लगाते हैं और कहते हैं, माफ करना। आपकी आवाज गहरी और अगोचर है। आप फिर से मंत्र कहते हैं, चुप रहो, जिंदा रहो। लेकिन इस बार शब्दों के बीच एक नया अर्थ समाया है। चुप रहो ताकि तुम्हारा अपराध सामने ना आए। चुप रहो ताकि तुम्हें फिर से उसी दर्द से दो चार ना होना पड़े। चुप रहो ताकि तुम खुद से बच सको। दिन 36 आते आते आपकी हड्डियां दर्दने लगती हैं। आप हल्का सा तकिया बना लेते हैं सूखे घास से। एक सुबह आप गलती से अपनी छाती पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर पाते हैं। वो आपका नहीं था। आप इसे संभालते हैं। पिले हुए प्लास्टिक पर एक छोटी सी गूंज है। आप प्ले बटन दबाते हैं। ढीली आवाज में कोई पुराना रजिस्ट्रेशन चलता है। एक महिला की आवाज। वो कहती है, अगर तुम इसे सुन रहे हो तो मैं चाहूंगी कि तुम समझो। फिर उसकी हंसी घबराई हुई थी। फिर एक बच्चे की आवाज, क्या मम्मी वापस आएगी? और फिर एक पुरुष की, धीमी और कड़क। रजिस्टर R7 कॉलर बैकअप किया गया। रिकॉर्डिंग में हवा की सरसराहट है। फिर अचानक एक झंझनाहट की आवाज, जैसे कोई पत्थर कैमरे से टकरा रहा हो। रिकॉर्डिंग कट जाती है। आप छाती पर अपनी कलाई टेकते हैं।
आपकी सांस बुरी तरह थम जाती है। कोई रजिस्ट्रेशन, R7, ये सब कैसे जुड़ रहा है? आप आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि जंगल के कुछ हिस्से में मानव निर्मित निशान हैं। कैंपिंग साइट्स, छोटे संकेत और पुरानी वॉयर सिस्टम की खोपड़ियां। कोई शोधकर्ता यहां कुछ कर रहा था, पर कौन? आप पुरानी डायरी के पन्ने पाते हैं, आधे जल चुके। पन्नों पर कुछ शब्द साफ दिखाई देते हैं। प्रोजेक्ट रानी, भटकाव, अनुपस्थित बच्चे। हर पन्ने पर ठेस लगी हुई है। आप खुद को दोषी महसूस करते हैं कि आप पहले क्यों नहीं देख सके। आप फिर याद करते हैं रात को जब आपकी कार ने उस बच्चे को टक्कर मारी थी। आपकी आंखों में उस रात की रोशनी फिर आती है। आप उस बच्चे के साथ मस्ती करते हुए अपने आप को देखते हैं। बच्चा आपका परिचय नहीं था, पर वो गांव की रानी जैसा हंस रहा था। आपने पैरों पर पांव रखकर भागना चुना था। वही सोच आपके अंदर बार बार उठती है। आप रोते नहीं, पर दिमाग में एक भारी पत्थर रह जाता है। दिन 44 पर आप अचानक महसूस करते हैं कि आपके आसपास की सच्चाई बदल रही है। पक्षी आपकी आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करते। आप कुछ रात पहले से एक आवाज सुनते हैं। ये बार बार बिल्कुल पास से आती है, पर जब आप देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं आपके पैरों के पास कुछ खून के छींटे हैं। हाँ, खून, पर वे आपके नहीं। खून सूखा हुआ था और उस पर कुछ पत्तियां जमी हुई थीं। आपके मन में डर उभरता है। आप समझते हैं कि ये जगह सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जगह है जहां कुछ हुआ था, और वो घटना अभी भी इस जंगल के भीतर गूंज रही है। हर निशान, हर खिलौना, हर टैग एक कहानी कह रहे थे जो आपके अपराध से जुड़ी हुई थी। आपका अतीत धीरे धीरे सामने आता है। आप याद करते हैं कि आपने पोज दिया था उस प्रोजेक्ट में। एक बार आपने कॉलर लगाया था एक टाइग्रेस पर। उसका नाम था रानी। आपने उसे लगाया था ताकि उसकी रक्षा की जा सके। आप उसे खुश रखना चाहते थे, पर उसके साथ कुछ हुआ। एक दिन कॉलर ने अचानक से सिग्नल छोड़ा। आपने देखा कि कॉलर पर कुछ खरोंच के निशान हैं। फिर उस रात आप शहर गए थे और वहां शराब और तेज रोशनी में आपका नियंत्रण टूट गया। आपकी कार ने सड़क किनारे सो रहे बच्चे को मारा। आप भाग गए। आप पुलिस से छुपे रहे। आप जंगल की ओर भागे। आप सोचें कि जंगल में छुपना आसान होगा। आप सोचें कि रानी और कॉलर आपकी सजा का हिस्सा थे, पर आप कभी नहीं जानते थे कि आपकी गलती और रानी की गुमशुदगी जुड़ी होंगी। और फिर चीजें उलझने लगीं। कॉलर पर वो नाम R7 उसी रात के पन्नों से जुड़ा हुआ था। इसे पाना अब आपकी नसों में आग भरने जैसा था। दिन 50 पर आप एक डरावना खुलासा पाते हैं। आप एक पुरानी अस्थायी कैबिन में घुसते हैं। वहां दीवार पर चित्र बने हैं, कागज पर खींचे हुए निशान पेंट रंगों से चिपके हुए। आप देखते हैं कि चित्र में वही बच्चे हैं, वही खिलौनों के टुकड़े, वही कॉलर का रेखा, और बीच में एक तस्वीर, एक आदमी जो कि आप हैं, पैरों पर मिट्टी, आंखें खाली। उसके बगल में लिखा था, जो भागा वहीं लौट कर आएगा। ये शब्द किसी ने बड़े घबराए हुए हाथों से लिखे थे। आप पीछे हटते हैं। आपकी सांस अटकी। आप महसूस करते हैं कि ये जगह सिर्फ जंगल की बात नहीं है, ये किसी ने बनाया है। किसी ने चीजें छुपाई और किसी ने प्रतीक्षा की कि आप लौटो। पर किसने प्रतीक्षा की? रानी? प्रोजेक्ट का कोई सदस्य? आप चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हर चीज अब एक कहानी बताती है। आपने कॉलर लगाया, बच्चा मरा। आपने भागा, रानी गुम हुई। कोई प्रोजेक्ट सदस्य जिसने उस बच्चे को अपनाया था या उसका परिवार ढूंढ रहा था। अब उस सदस्य ने जैसे इंतजार किया कि आप वापस आओ। आप पीछे चले जाते हैं और अचानक एक आवाज धीमी, शुष्क आती है। तुम्हें माफी चाहिए क्या? कोई सन्नाटे में बोलता है। आप पूरी तरह ठहर जाते हैं। आपकी आंखें चारों ओर घूमती हैं। किसी ने आपकी तरफ देखा, पर कोई दिखाई नहीं देता। और फिर वही पल आता है। दिन 52 की सुबह। आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आसपास कुछ बदल रहा है। हवा में कुछ अलग तत्व हैं, जैसे अभी अभी किसी ने आग जलाई हो और राख हवा में उड़ी हो। आप चलते हैं और आते हैं एक खुली जगह पर।
वहां बीच में एक बड़ा पत्थर है और पत्थर के पास पुराना कॉलर पड़ा है, R7। कॉलर टूटा हुआ था। पास में एक छोटी सी कब्र थी। मिट्टी पर छोटे खिलौने रखे गए थे। और फिर आप देखते हैं पेड़ों की परछाई में कुछ हिलता है। आप नहीं सकते कि ये टाइगर है या कोई और, पर जब वो निकला तो वो टाइगर नहीं था, वो एक आदमी था। उसका चेहरा बहुत बुरा था। आंखों के नीचे गहरा धब्बा और हाथों में वही ब्रेक वाला डंडा था जो कभी आपकी कार में पड़ा था। उसने धीरे से कहा, तुमने उसे छोड़ा। उसकी आवाज रंगहीन थी, पर उसमें इतनी ठंड थी कि आपकी रूह कांप उठी। आप समझते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने रानी के परिवार का हिस्सा रहा होगा। उसने कॉलर वहां रखा था ताकि तुम देखो। उसने सब कुछ रखा था ताकि तुम्हें वापस लाया जा सके। आप अपने गले में उठते हुए शब्दों को रोकते हैं। आप अब बिना किसी बहाने के सामने खड़े हैं। वह एक पल था जब अंधेरा सचमुच टूटता दिखा। वो आदमी तुम्हारे पास आता है और बताता है कि रानी बच गई थी। रानी कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। उसकी कॉलर टूटने के बाद उसने जंगल छोड़ दिया था। वो कॉलर वहीं पर पड़ा था जब रानी ने अपने बचपन की याद की कोई चीज गिरा दी थी। बच्ची रानी वो असल में गांव की बच्ची थी जिसे आपका हादसा प्रभावित कर गया था। उसने रानी का नाम इसलिए रखा क्योंकि बच्ची के पिता ने टाइगर के लिए दिया था, एक तरह का उपहार जो वाइल्ड लाइफ के बीच एक चिरस्थायी रिश्ता था। अब आप समझते हैं कि कौन इंतजार कर रहा था। वो आदमी जिसने उस बच्ची को अपने दिल में रखा था और जंगल में उसकी याद के लिए मंदिर बना दिया था। उसकी आंखों में कुछ टूटन थी। वो कहता है, तुम्हारा भागना उसे नहीं लौटाएगा। उसकी आवाज में क्षमा की मांग नहीं, सिर्फ हिसाब मांगा गया था। आप अपना चेहरा नीचे झुकाते हैं। आप टूट चुके हैं। यहां ट्विस्ट आता है। जो आपने सोचा कि जंगल ने आपको सजा दी है, वो सब अपनी ही मानसिकता का हिस्सा था। पर असल में जंगल ने किसी दूसरे तरीके से आपकी परीक्षा ली थी। आपको याद आता है कि आप एक फोटोग्राफर थे, पर साथ ही एक संवेदता भी। आपने बहुत साल पहले एक मामले का गवाह होने से नकार दिया था ताकि आप अपने करियर को बचा सकें। उस बच्चे की मौत और रानी की गुमशुदगी दोनों ही एक ही रूट से निकली थीं। आपकी कमी एहसान और किसी और की चुप्पी। आदमी ने कहा, रानी ने यहां से नहीं हटकर दूसरी दुनिया में जाने का फैसला किया था, पर तुम्हारी चुप्पी ने सब कुछ बदला। अचानक आप स्मरण करते हैं कि आपने कभी सच नहीं बोला। आपने छुपा लिया। आप आसपास पेड़ों की ओर देखते हैं और समझते हैं कि जो टाइगर आपने सुना था वो शायद आपका ही डर था। पर नाटकीय मोड़ तब आता है जब आप पाते हैं कि आखिरकार रानी खुद वहां है। वो बच्ची जिसे आपने दुर्घटना में छोड़ा था, अब नहीं, पर उसकी मौजूदगी कहीं और थी। आप उसकी परछाई जैसी चीज देख पाते हैं। नजर नहीं, पर एहसास जरूर। वो वहां थी, खिलौने पर हाथ रखकर। वो किसी भी तरीके से बोल नहीं रही, पर उसकी आंखें आपकी तरफ थीं। आप महसूस करते हैं कि वो देख रही है, पर नफरत नहीं, सिर्फ एक सवाल, क्यों? आपकी हरकत इतनी तेज कि आप खुद को संभाल नहीं पाते। फिर आपको समझ आता है, जो जंगल में बाघ थे वे असल में वे लोग थे जिन्होंने समय के साथ अपनी पहचान खो दी थी। वे वन रक्षक, वे वैज्ञानिक, वे ग्रामवासी, जो हर किसी ने किसी न किसी तरकीब से भाग लिया था। अब वे सब उन चीजों के प्रतीक बन गए थे जिन्हें आपने अंदर दबा कर रखा था। हर सांस, हर खरोंच, हर आवाज आपके पिछले पलों का एको था। और R07 वो सिर्फ कॉलर नहीं था, वो तुम्हारे अपराध और गलतियों का प्रतीक बन चुका था। जब आप कॉलर को उठाते हैं तो वो मानो एक आखिरी परत को खारिज कर देता है। वो आदमी, शायद बच्ची का चाचा, आपके पैरों के सामने गिरकर रोने लगता है। वो कहता है, मैं ये देखना चाहता था कि तुम उठोगे। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, कमजोरी थी। उसे विक्टिम की हिम्मत की गुहार लगी थी, पर वो जानता था कि केवल तुम ही इस कहानी का हिस्सा हो। आप नील करते हैं और जमीन पर अपना सिर टिकाते हैं। आप कहते हैं, मुझे माफ कर दो। ब्रेन मंत्र अब एक नई आवाज में गूंजता है। आप अब इसे कहते हैं, चुप रहो, जिंदा रहो। पर इसका अर्थ अब बदल चुका है। ये अब सर्वाइवल नहीं रहा,
ये अब एक निर्णय बन गया है, क्योंकि चुप रहना आपको जिंदा तो रख सकता है, पर सच बोलने से जिंदा रहना असल जिंदगी की शुरुआत है। आप खड़े होते हैं, आप कॉलर को नदी के किनारे लेकर जाते हैं और इसे धीरे से पानी में छोड़ते हैं। धारा कॉलर को बहा ले जाती है। उस क्षण आपके अंदर एक हल्का सा शांति आता है। आप समझते हैं कि 52 दिन की यह यात्रा सजा भी थी और शुरुआत भी। अंत में आप गांव लौटते हैं। आप बच्चे के परिवार के सामने बैठते हैं। आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। आप रोते हैं और ये रोना आंखों के सामने के पर्दे को खींच देता है। लोग आपको सुनते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं, पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप अब चुप नहीं हैं। आप वापस आकर सच बोलते हैं, और सच बोलने के बाद जंगल की आवाजें बदल जाती हैं। अब वही परछाइयां शांत प्रतीत होती हैं। आप फिर से वही ब्रैंड मंत्र कहते हैं, चुप रहो, जिंदा रहो। पर अब ये एक विरासत बन चुकी थी। पहले ये आपको बचाती थी, अब ये आपको याद दिलाती है कि जिंदा रहना केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है। जिंदा रहना मतलब अपना सच जीना भी है। शाम होते ही आप अपने कुरेदे हुए कपड़ों को धोते हैं। आप अपने पैरों की गंदगी साफ करते हैं। आप नए से जीना सीखते हैं। रानी का खिलौना आप परिवार को लौटा देते हैं। वे इसे हौले से पकड़ते हैं। बच्ची की माँ तुम्हारे हाथ थामकर कुछ नहीं बोलती, पर उसकी आंखों में एक हल्का सा प्रकाश आ जाता है। आप चलते हैं और पीछे से गांव की दीवारों पर दिवाली जैसी रोशनी की तरह चीजें चमकती दिखती हैं। आप फर्क महसूस करते हैं। आपका शरीर अब डर का नहीं, बल्कि वजन हुक्त निर्णय का है। आपने 52 दिनों में जंगल के बीच जो कुछ भी देखा, महसूस किया और जिया, वो सब अब एक कहानी बन चुकी है। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। आपने जो छुपाया था उसे सामने लाया। आपने जो छोड़ा था उसे वापस लिया। नहीं सिर्फ वापस लिया, बल्कि स्वीकार कर लिया। और जब आप रात में अपने पलंग पर लेटते हैं, तो आप खुद से धीरे से कहते हैं, चुप रहो, जिंदा रहो। और अब वो वाणी आपके अंदर की नई आवाज बनकर रह जाती है, जो आपको व्यक्ति बनाती है और इंसान बनाती है। अगर आप इस सफर से जुड़े रहना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।